वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ और उसके अंतर्गत हम फोर्थ यूनिट कर रहे थे। फोर्थ यूनिट में से हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। तो इसके अंतर्गत हमने पिछली बार वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तनी हुई खिंची हुई डोरी में जो कंपन है उनका अध्ययन हमने करा था और आवृत्ति में क्या अनुपात रहता है वो हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, यानी अगर कोई आपके पास वायु स्तंभ है तो उसमें कंपन कैसे होंगे और उसमें जो अप्रगामी तरंगे बनती हैं उनमें जो आवृत्ति उत्पन्न होती है उसका क्या अनुपात रहता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब हम वायु में से भरी नली के मुंह पर फूंक मारते हैं तो नली का वायु स्तंभ कंपन करने लगता है तथा उसमें अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। हमने ये देखा था कि जब आप खिंची हुई डोरी के अंदर अध्ययन करते हैं तो उसमें जो तरंगे पैदा होती हैं वो हमारी थी अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन किसी एक नली के अंदर, जैसे बांसुरी है, बांसुरी में आप फूंक मारते हो तो बांसुरी के अंदर जो है हवा भरी हुई है, ऑलरेडी हवा भरी हुई है। उस हवा के अंदर हमारी तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे जो है वो हमारी अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हमारी बनती है, लॉन्गिट्यूडनल बनती हैं, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें जनरेट होती हैं। जिन नलियों के मुंह पर फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो आपने देखे होंगे जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फूंक वाले, उन सभी के अंदर एयर जो होती है उसमें जब हम फूंक मारते हैं तो वो जो एयर जो ऑलरेडी उसके अंदर भरी हुई होती है उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती है और उसके फलस्वरूप आपको ध्वनि सुनाई देती। तो इस तरीके की जो नलियां हैं उनको हम ऑर्गन पाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन ऑर्गन पाइप्स का अध्ययन करना चाहते हैं। अब ऑर्गन पाइप्स का अध्ययन करने के लिए भी आप देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पाइप्स तो ऐसे होंगे जो एक सिरे से ओपन होंगे, दूसरे सिरे से बंद होंगे। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ से ओपन रहता है, एक तरफ से, दोनों तरफ पाइप जो है वो दोनों तरफ से ओपन रहता है। तो हम दोनों ही स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत हम इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म भी लेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय विधि की सहायता से ही हम आवृत्ति का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसमें कुछ 2 चीज़ें जो हमने पूर्व में अध्ययन कर रखा है उसी को हम काम में लेंगे। एक तो सबसे पहले हम लेंगे तरंग समीकरण। अब हमने तरंग समीकरण पहले ही पढ़ रखी है, क्या होती है, d2y dt² इज इक्वल्स टू v² d2y बाई dx²। ये आपकी तरंग समीकरण होती है। और हमने क्या अध्ययन कर रखा है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उसके अंदर जो वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट ऑफ ई बाय रो के बराबर आती है, जहाँ ई जो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता गुणांक है, और रो आपका घनत्व है। तो ये चीज़ें हमने पूर्व में अध्ययन कर रखा है, हम इसको काम में लेंगे। साथ ही साथ हमने पढ़ रखा है कि अप्रगामी तरंगे जो हैं उनके अंदर, कणों के अंदर जो विस्थापन होता है तरंग के कारण, वो कुछ निम्न सूत्र से दिया जाता है। ये फॉर्मूला हमने अभी जब खिंची हुई डोरी की बात करी थी उसमें भी हमने काम में लिया था। तो अब हम इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे अपनी परिस्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का अध्ययन करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है कि वो जो पाइप है वो दोनों सिरों से खुला हुआ है। तो खुले पाइप पर विचार करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो L दे रखी है। तो यदि स्वरित्र को वायु स्तंभ के पास कंपन कराया जाए तो अप्रगामी तरंगे बनने लगती है। अब कैसे होगा, जैसे मान लो आपका ये ऑर्गन पाइप है, ठीक है, एक सेकेंड,
ये आपका एक ऑर्गन पाइप है जो हमारा दोनों सिरों से खुला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसके सिरे पर एक ट्यूनिंग फोक लेकर आते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी हवा भरी हुई है ना, हवा, ये पूरी हवा से भरा हुआ है। नेचुरल है, हमें पता है खाली जगह पर खाली स्थान पर हमेशा हवा अपनी जगह बना लेती है। तो ये हमारे खाली स्थान पे हवा भरी हुई है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक कंपित कराया हुआ हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं। तो ट्यूनिंग फोक हमारा कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ट्यूनिंग फोक, ये ट्यूनिंग फोक आपका इस सिरे पर कंपन कराया गया। अब इसके कंपनों के कारण क्या होता है, इस वायु स्तंभ में कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और कंपन उत्पन्न होने के कारण आपके क्या होगा, इसके अंदर तरंगे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तरंगे जो हैं वो कैसी होंगी, यहाँ से यूं बनेंगी, ठीक है, बहुत सुंदर नहीं बन पा रही, लेकिन करीब करीब यही फॉर्म हमारा रहेगा तरंगों का। कुछ इस तरीके से तरंगे आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी, तरंगे कंपन कराया हमने स्वरित्र को, और उस कारण से आपकी अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंगे बनने लगती हैं। अब इसमें सीमा बंधन क्या होगा भाई, जो तरंगे हैं वो इस ट्यूब के अंदर अंदर ही बनेंगे, ऑर्गन पाइप के अंदर अंदर ही बनेंगी। तो सीमा बंधन क्या होगा, यहाँ पर मान लेते x बराबर 0 है, और l लंबाई की हमने ट्यूब ली है, तो यहाँ पर x बराबर l हो गया। तो x बराबर, देखो अब मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक एंटी नोड की स्थिति बनाई हुई है, यहाँ भी मैंने एक एंटी नोड की स्थिति बनाई हुई है। यानी क्या होता है, किनारों पर अधिकतम विस्थापन होता है। तो पहला सीमा बंधन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर l पर y का जो मान है वो अधिकतम होगा, y मैक्सिमम के बराबर होगा। साथ ही एक सीमा बंधन और हम लगा सकते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम विस्थापन हो चुका, तो कण अब और ज़्यादा चलेगा नहीं, वो वापस लौटेगा। तो इस स्थिति पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसका स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस को हम आपके उपरोक्त समीकरण, कौन सी समीकरण, ये वाली जो हमने समीकरण विस्थापन की लिख रखी है, इसमें ये कंडीशंस हम लगा देते हैं। तो लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले हम कंडीशन लगाते t बराबर 0 पर y बराबर 0 है, विस्थापन ही नहीं था प्रारंभ में, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा y बराबर t बराबर 0 रखेंगे ना, तो देखो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी, और ये d cos ओमेगा t रह जाएगा, है ना, और y बराबर 0 तो केवल साइन ओमेगा टी रह जाता है हमारा। तो यहाँ पर क्या आ गया, c साइन ओमेगा टी, और e ये वाली x वाली टर्म पूरी की पूरी आपके पास आ गई। अब मैंने क्या करा है, इसके अंदर c को मैं अंदर ले गई, तो यहाँ आ गया EC, यहाँ आ गया FC। EC को मैंने लिख दिया A, और FC को लिख दिया मैंने B। ये भी एक कांस्टेंट है, तो मैंने न्यू कांस्टेंट फॉर्म कर दिए। तो समीकरण A जो है वो हमारे कुछ ये रूप आ गया, y बराबर a साइन ओमेगा x बाई वी प्लस b कॉस ओमेगा x बाई वी साइन ओमेगा t, है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हम बाउंड्री कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो इसका हो जाएगा ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा एक्स बाई वी माइनस बी साइन ओमेगा एक्स बाई वी साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब बाउंड्री कंडीशन पहले लगाई x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, a जो है वो हमारा 0 हो गया, a का मान 0 मिल गया हमारे को। तो ये कंडीशन अब ऊपर वाली समीकरण में अगर हम रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसमें मैंने सॉल्व करके बताया, डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर माइनस ओमेगा बाई वी बी साइन ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी, कुछ ये रह जाता है। तो अच्छा,
दूसरा x बराबर l पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी लगा लो, उस पर भी डेल y बाय डेल एक्स हो जाएगा। तो x बराबर l पर अगर हम लगाते हैं dy बाय डी एक्स ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, dy बाय डी एक्स इतना सा रह गया था अब हमारे पास। तो इतना सा रह जाने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर x का मान l रख दिया, तो ओमेगा l अपॉन वी हो गया। और ये कब जीरो होगा, जब ओमेगा l बाई वी एन पाई के बराबर होगा। तो एन पाई के बराबर रख दिया, साथ ही ओमेगा का मान 2 पाई न्यू 1 कर दिया हमने फर्स्ट मोड के लिए, एल v इज इक्वल्स टू एन पाई आ गया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, अब देखो v अपॉन न्यू को हम लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लैम्डा लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, और l को मैं इधर ले गई तो एन पाई बाई एल आ गया। तो मेरे पास लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, लैम्डा बराबर 2l अपॉन एन आ गया। और साथ ही साथ ये जो मान है मैंने जब ऊपर वाली समीकरण में रखा, a को जीरो कर दिया, तो y की समीकरण मेरी छोटी सी हो गई, b कॉस ओमेगा एक्स बाई वी साइन ओमेगा टी रह गई। तो ये देख लो, ये हो गया b कॉस ओमेगा एक्स बाई वी साइन ओमेगा टी ही रह गई हमारी। अब मुझे अधिकतम मान निकालना है, तो अधिकतम मान निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि अधिकतम मान कब होगा, जब हमारा y जो है वो अधिकतम तब होगा जब हमारा ये वाला कॉस ओमेगा एक्स बाई वी का मान अधिकतम हो। अधिकतम कब होगा, जब प्लस माइनस वन होगा। प्लस माइनस वन होगा, तो अगर हम प्लस माइनस वन के आधार पर अगर हम सॉल्व करते हैं, तो x का मान हमारा प्राप्त होता है 0, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर न्यूनतम हम निकालना चाहते हैं या 0 निकालना चाहते हैं, वो तभी संभव होगा जब कॉस ओमेगा एक्स बाई वी का मान 0 हो। और 0 होगा तो उस स्थिति में x का मान जो है वो लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। ये चीज़ें मैंने पहले से ये डायरेक्ट कैसे लिख दी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया था ना स्ट्रेस स्ट्रिंग का, उसमें ये सब चीज़ें मैंने निकाली थी, इसलिए अब मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पे ये देखिए, ये रही, ये मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है, एंटी नोड्स और नोड्स की जो कंडीशन थी, तो उस आधार पर मैंने अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। तो हमारी ये लैम्डा की ये जो दो कंडीशंस हैं, इस पे हमारे मिनिमा और मैक्सिमा मिल जाते हैं। तो मिनिमा और मैक्सिमा मिल गए, तो मिनिमा कहाँ पर मिल रहा है, मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, प्रथम विधा की बात करें, आवृत्ति की प्रथम विधा, तो वो कैसी होगी, नली जो है वो दोनों तरफ से खुली हुई है, और उसके अंदर जो पहली विधा होगी उसमें एक एंटी नोड बनेगा, बीच में नोड बनेगा और फिर दोबारा एंटी नोड बन जाएगा। तो दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी हमें पता है लैम्डा बाई 2 होती है, और इस पूरी पाइप की लंबाई जो है वो l है। तो इस आधार पर लैम्डा का मान कितना हो गया, 2l हो गया, है ना। अच्छा, फिर साथ ही साथ सेकंड विधा की बात करें, सेकंड विधा की अगर हम बात करें, तो सेकंड विधा में किनारों पे तो हमेशा एंटी नोड बनेगा, तो बीच में एक नोड बना, फिर एक नोड बना और फिर एक एंटी नोड बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये तो लैम्डा बाई 2 आ गया, और ये पहले से लैम्डा बाई 2 था। तो हमारी टोटल पोजीशन जो है वो कितनी हो गई, लैम्डा के बराबर हो गई, यानी इसमें एल जो है वो लैम्डा के बराबर होता है। और तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या हो गया, तीन नोड्स हो गए और दो एंटी नोड्स हो गए। तो इस आधार पर आपके पास क्या आ गया, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा हो गया, और ये वाला आधा आधा मिलकर लैम्डा बाई 2 और हो गया। तो 3 लैम्डा बाई 2 बराबर एल हो गया। तो इस आधार पर अगर हम आवृत्ति के अलग अलग आवृत्तियां निकालें अलग अलग विधाओं के लिए, तो न्यू वन जो होगी v बाय लैम्डा होगी। अच्छा, पहले केस में क्या हो जाएगी, पहले केस में हो जाएगी लैम्डा बराबर 2l, तो 2l लिख दिया, है ना। और v का मान आपको मालूम है e बाय रो है, e को हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि गामा p के बराबर होता है, तो गामा p लिख दिया बाय रो। तो 1/2l अंडर रूट गामा p बाय रो, ये तो पहली आवृत्ति हो गई। अब दूसरी आवृत्ति जो होगी
वो क्या हो जाएगी, v बाय लेमडा, लेमडा की जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा l, है ना। तो हम इसको 2l/2 लिख सकते हैं, तो 2/2l लिख ले। ऐसे ही इसके अंदर लिख सकते हैं 3/2l लिख सकते हैं। तो आपकी जो आवृत्ति का जो अगर हम अनुपात निकालते हैं तीनों केसेस में, तो वो क्या आ जाएगा, 1:2:3 का। यानी जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें जो आवृत्ति में परिवर्तन है वो 1:2:3 के फॉर्म में रहेगा। ये किस केस में है, जब आपका ऑर्गन पाइप जो है वो दोनों सिरों से ओपन है। अब अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लें, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो पूर्व की जो कंडीशंस है वो तो वैसी ही रहेंगी। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अंतर क्या आ रहा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑर्गन पाइप को हमने यहाँ से बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ तो आपका एंटी नोड बनेगा, है ना। और ये मैं कोई ऐसे ही रैंडम पोजीशन बना रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ किनारे पर हमेशा नोड बनता है, जहाँ पर बंद स्थिति होती है वहाँ पर नोड बनता है। तो यहाँ तो आपका नोड बनेगा और यहाँ आपका एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ होंगी। इसमें भी हम तीनों विधाओं का अध्ययन करें तो हमारे को अलग अलग फॉर्म्स प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही आपने जो पहली कंडीशन ली थी, ये उसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर del y बाय del x 0 होगा और x बराबर l पर y का मान 0 हो जाएगा। विस्थापन होगा नहीं वहाँ पे, है ना, क्योंकि x बराबर l पर नली जो है वो बंद हो रही है और t बराबर 0 पर y का मान 0 होगा। तो इस आधार पर जो आपकी पूर्व समीकरण जो है वो हम y बराबर ये वाली जो समीकरण है b cos ओमेगा x बाई v sin ओमेगा t, ये वाली जो है, अगर यही हम इस पर ही ये बाउंड्री कंडीशंस फिर से अप्लाई करें तो हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, y बराबर b cos ओमेगा x बाई v sin ओमेगा t। और ओमेगा बाई v जो है वो ऊपर की जो बाउंड्री कंडीशन है उसके आधार पर क्या आ जाएगा, 2n-1 पाई अपॉन 2l के बराबर हो जाएगा। या अगर हम उसको लैम्डा फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 4l अपॉन 2n-1 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी 3 केसेस होंगे। प्रथम विधा क्या होगी, प्रथम विधा में हमारे पास एक एंटी नोड होगा और ये आपका नोड हो जाएगा। तो इसके अंदर एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो दूरी होती है वो λ/4 होती है और इस नली की लंबाई l है, तो l बराबर λ/4 हो गई, तो यानी लैम्डा बराबर 4l हो गई। सेकंड केस में क्या होगा, दो नोड्स बनेंगे और दो एंटी नोड्स बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो λ/2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी λ/4 है। तो λ/4 प्लस λ/2 तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 3λ/4। तो 3λ/4 हो जाएगी। तो इसके λ/4 प्लस हाँ 3/4 लैम्डा हो जाएगी इज इक्वल्स टू l हो जाएगी, है ना। तो उसके आधार पर लैम्डा का मान जो है वो 4l/3 हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर 5l/3 के फॉर्म में आ जाएगी ये वाली भी इसके अंदर कंडीशन। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन निकालें, तीनों आवृत्तियों का, पहली के कैसे निकालेंगे, v अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपका पहले केस में 4l आ रहा है, 4l लिख दिया। v का मान आपको पता ही है √γ p/ρ होता है, वो लिख दिया। इसी प्रकार से ν2 को भी निकाल लीजिए और ν3 को भी निकाल लीजिए। ν2 आपका क्या हो जाएगा, ν2 आपका कैसा होगा, ν2 बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा इस केस में लैम्डा कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। इस केस में लैम्डा कितना है, यहाँ से यहाँ तक λ/4 और यहाँ से λ/2। λ/2 प्लस λ/4 3λ/4 हो गया, 3λ/4 बराबर l। तो लैम्डा बराबर 4l/3। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4l आएगा, ऊपर 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4l
और ऊपर 3 आ जाएगा, है ना, और v आएगा। v का मान मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये बन गया 3v/4l। ऐसे ही थर्ड केस के अंदर हमारा v3 के अंदर केस क्या हो जाएगा, 5v/4l आ जाता है। तो अगर तीनों की तुलना करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास जो आवृत्ति का अनुपात है वो प्राप्त होता है 1:3:5। तो हमने ये देखा कि इसके अंदर जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसके अंदर जो आवृत्ति के जो विभिन्न विविधताएं हैं उनमें जो परिवर्तन है वो 1:3:5 के फॉर्म में होता है, और ओपन ऑर्गन पाइप के केस में हमारे कितना होता है, 1:2:3 का होगा। ये उसी प्रकार से परिवर्तन हो रहा है जैसा कि आपकी खिंची हुई डोरी के अंदर आपको दिखाई दे रहा था। तो ये तो जो हमने अध्ययन किया हुआ है, ये अध्ययन हमने किसके लिए किया, ये अध्ययन हमने अप्रगामी तरंगों का, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स को स्टडी किया, और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स को हमने स्टडी किया है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया, क्योंकि हमने ये सारी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ये सारी चीज़ें हमने पूर्व में पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में हम इनको पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इनको दोबारा से रिवाइज किया है कि किस तरीके से वेरिएशन होता था और ये कैसे इफ़ेक्टिव रहेगा आपके किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में और उससे म्यूज़िक जनरेट करने में। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का अध्ययन कर लिया। अब हम इसके अंदर आगे एक बड़ा ही अलग फिगर्स का अध्ययन करेंगे जिनको हम कहते हैं क्लैडिनी फिगर्स। तो क्लैडिनी ने कुछ फिगर्स जनरेट होते हुए देखे थे। वो जैसे अपन का होता है चाइल्ड बिहेवियर, कोई चीज़ कहीं कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं, हमने वहाँ पर उसके अंदर जो वाइब्रेशंस है उनको हम देखना शुरू हो गए और हमारे कुछ क्रिएटिव हो गए। तो ऐसे ही क्लैडिनी ने ऑब्जर्व किए थे कुछ फिगर्स, उनका हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ये दो चीज़ें और इसी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है, एक तो क्लैडिनी फिगर्स और एक वाइब्रेशंस इन अ ड्रम। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।